नहीं रहा है यहाँ पे, अंधेरा है ऐसा करके देख। So we have to start the second part of this lesson, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एंड वी हैव टू रीड फ्रॉम हियर। चलिए यहाँ से शुरू करना था हम लोग को। ए फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। करेक्ट। कुछ देर के बाद से हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई, ऊपर की तरफ हम लोग देखे और हम लोग क्या देखें कि स्पेक्टिकुलर एरे जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थी, जो साउथ अफ्रीकन यानी कि साउथ अफ्रीका की जो विमानें थी वो एक स्पेक्टिकुलर एरे का निशान बनाई हुई थी। मतलब तीर जैसा निशान होता है ना, जिसमें एक बीच में चलती है और दो दो किनारे किनारे पे जहाजें चल रही होती हैं। आप 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आपने ये सब देखा होगा, ठीक है, टीवी वगैरह पे। तो कह रहा है कि हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोर इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और हम लोग क्या देखे कि हेलीकॉप्टर जो थे, ट्रूप कैरियर का मतलब होता है जिस विमान में सैनिक जाते हैं, ठीक है। और ये सब एक यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन में एक अच्छे आकार में क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे, दहाड़ रहे थे, ठीक है। रोर मतलब गरज रहे थे, ऊपर से आ रहे थे और जा रहे थे, ठीक ना। आगे देखिए, कह रहा है कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यानी कि यह सिर्फ मिलिट्री फोर्स द्वारा किया गया एक डिस्प्ले नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि मिलिट्री फोर्स अपना कर्तव्य दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? कर्तव्य दिखा रही थी। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि वो क्या था, मिलिट्री क्या कर रही थी, एक ऐसे डेमोक्रेसी के लिए, मतलब एक ऐसे लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी को क्या कर रही थी, प्रूव कर रही थी, अपनी वफादारी दिखा रही थी, ठीक ना। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नए सरकार के प्रति जो एकदम साफ सुथरे तरीके से और बिना किसी पक्षपात के क्या किया गया, चुना गया था, ठीक ना। और कौन सा सरकार चुना गया था? नेल्सन मंडेला की सरकार। कौन सी पार्टी थी वो? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और कितने वोट से वो पार्टी जीती हुई थी? कितना सीट उसने कवर किया था? 252 सीट। कितने सीट में से? 400 सीट में से, ठीक ना। उनकी बेटी का नाम क्या था? जेनानी, ठीक ना। पहले प्रेसिडेंट कौन, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले थाबो मबेकी। दूसरे कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। और पहले प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला, ठीक ना। और ये कौन थे? एक निग्रो थे लोग। निग्रो मतलब जो ब्लैक पर्सन होते हैं वो थे लोग, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि ओनली मोमेंट बिफोर, यानी कि कुछ समय पहले तक द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस के जो पुलिस थे, जो हाई जनरल्स थे, हाई जनरल्स का मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो पुलिस फोर्स के अधिकारी थे, देयर चेस्ट बी डेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, और जिनके सीने पर क्या लगाया गया था? रिबन था और मेडल्स था। जैसे जैसे दिन बीते थे उनके सीने पे बहुत सारे मेडल्स भी आ गए थे और बहुत सारे इनाम वो सब जीते हुए थे। ऐसे जनरल्स और ऐसे जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक ना, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, वो सब आ रहे थे और मेरे सामने क्या कर रहे थे? प्लेज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मतलब सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी बता रहे थे। लॉयल्टी मतलब अपनी वफादारी मेरे सामने दिखा रहे थे, ठीक ना। अब आगे देखिए, कह रहा है कि I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। कह रहा है कि मुझे वो तथ्य याद है, मैं वो तथ्य भूला नहीं हूँ, यानी वो बात मैं नहीं भूला हूँ कि कुछ साल पहले तक ये जो व्यक्ति हैं सब, ये जो जनरल्स हैं, हाई जनरल, जो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, ये सब मेरे पास जब आते थे सैल्यूट करने के लिए नहीं आते थे, बल्कि क्या करने के लिए आते थे? गिरफ्तार करने के लिए आते थे। किस लिए आते थे सब? ये सब गिरफ्तार करने के लिए। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag। और तभी हम लोगों ने देखा कि जो इम्पाला जेट्स थी, क्या थी? इम्पाला जेट्स। इम्पाला जेट्स मतलब विमानें होती हैं, ठीक ना। उन्होंने कई कलर का धुआं अपने पीछे से, मतलब कई कलर का धुआं छोड़ना शुरू किया। और उसमें कौन कौन सा कलर था? ब्लैक कलर था, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर था। जो कलर साउथ अफ्रीकन फ्लैग का भी होता है। साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर कौन सा होता है? जिसमें ब्लैक होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। यही साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग होता है उसका कलर होता है। जैसे भारतीय तिरंगे में 3 रंग होता है और वहाँ का जो भारतीय फ्लैग होगा, सॉरी अफ्रीकन जो फ्लैग होगा, उसमें कौन कौन सा कलर होगा? रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक ना। पिछली बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। कह रहा है कि वह जो दिन था मुझे इसलिए भी याद है, यानी सिम्बोलाइज का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह बन गया वो दिन। क्यों प्रतीक चिन्ह बन गया? क्योंकि उस दिन क्या किया गया था? 2 नेशनल एंथम बजाए गए थे।
पूरे देश का नेशनल एंथम एक ही होता है, लेकिन वो दिन सिंबलाइज है, यानी कि उसको सुरक्षित संभाल करके याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन क्या किया गया था, 2 नेशनल एंथम बजाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, ये क्या होता है? नेशनल एंथम नहीं जाते हो, राष्ट्रगान, एक देश का जो राष्ट्रगान होता है, जैसे अपने यहाँ जनगण मंगल चलता है, और उनके यहाँ देखिए व्हाइट जो लोग थे, व्हाइट पीपल, उनके लिए क्या था, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये उनका वो था, नेशनल एंथम था। कौन ये गाते थे सब, ये व्हाइट पीपल, वहाँ के व्हाइट जो गोरे लोग होते थे ये गाते थे, ठीक ना ये। और एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम, और जो काले लोग होते थे वो लोग क्या गाते थे, डाई स्टीम करके गाते थे, ठीक है। एंड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये 2 नेशनल एंथम थे वहाँ के, साउथ अफ्रीका के, ठीक है। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, कह रहा है कि जबकि दोनों ग्रुप जो पहले कभी लड़ाई झगड़ा करता था, यानी ब्लैक और जो व्हाइट पीपल थे पहले लड़ाई झगड़े करते थे, दोनों लोग एक दूसरे के राष्ट्रगान का मतलब नहीं जानते थे। दोनों लोग क्या करते थे, एक दूसरे के राष्ट्रगान का मतलब नहीं जानते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें विश्वास था कि जल्द ही वो लोग क्या कर लेंगे, चीज़ों को याद कर लेंगे, यानी जबानी मुँह जबानी याद कर लेंगे, ठीक ना। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, कह रहा है कि ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, यानी कि जो इनोग्रेशन का दिन था, इनोग्रेशन मतलब जो उद्घाटन समारोह वाला दिन था, आई वॉज ओवरवेलमेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास को याद करके भाव विभोर हो गया। ओवरवेलमेड का मतलब हो गया थोड़ा सा दुखी हो गया, थोड़ा सा रोना आ गया मुझे, ठीक ना। इतिहास को जब मैंने याद किया तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मुझे रोना आ गया, ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब 1900 से 1910 का समय बताया जा रहा है। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बाइटर एग्लो बोर वार, कह रहा है कि बाइटर एग्लो बोर वार जो हुआ था उसके कुछ समय के बाद से, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरी जन्म से पहले, यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो बाइटर एग्लो वार हुआ था उसके कुछ समय के बाद और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, द पीपुल the white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। कह रहा है कि जो white skinned people थे, यानी कि जिनकी चमड़िया गोरी थी, ऐसे लोग जो साउथ अफ्रीका से थे, उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया था, एक भेदभाव बना लिया था। वो क्या करते थे सब, इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट, जो काले लोग होते थे ना उनके प्रति उन्होंने रेशियल अंतर जातीय डोमिनेशन, जो काले लोग होते थे उनको क्या किया जाता था, दंड दिया जाता था, बहुत सारा दुख दिया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, कष्ट दिया जाता था, ठीक ना। और ये अपनी ही जमीन पर, यानी कि साउथ अफ्रीका के अपनी ही जमीन पर जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों को किसी भी तरीके का इंसान नहीं समझते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते थे। समझ में आया, डोमिनेशन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा सताया जाता था उन्हें, ठीक ना। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, यानी कि जिस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो संसार में सबसे हार्सेस्ट, हार्सेस्ट का मतलब सबसे कठोरतम, सबसे खतरनाक, और मोस्ट इनह्यूमन का मतलब होता है सबसे निर्दयी, ठीक है, यानी कि जिसमें मानवीय भावनाएं बिल्कुल भी ना हो, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी एक ऐसा समाज जिसे संसार ने शायद ही कभी देखा होगा, या संसार शायद ही कभी ऐसी चीज़ों को जानता होगा, ठीक ना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहा है कि और अब अंतिम दशक का मतलब 1990 से 2000 का समय, ठीक ना। एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और मेरा उम्र अब कितने दशक हो गया है, 8 दशक, मतलब 80 साल का अब मैं हो गया हूँ। मतलब इनका जन्म अगर देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ है, लगभग 1900 से 1910 के करीब में इनका जन्म हुआ है, और कब की बात है, 1990 से 2000 के बीच की बात है। तो ये कह रहे हैं कि मैं उस समय तक कितने वर्ष का हो गया हूँ, 80 साल का हो गया हूँ, ठीक ना। कह रहे हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, यानी कि वह सिस्टम आज 80 साल के बाद हमेशा के लिए क्या हो गया, ओवरटर्न कर दिया गया। मतलब पढ़ा तो दिए, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, यानी कि वह सिस्टम जो है हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। वह सिस्टम क्या कर दिया गया है, हमेशा के लिए बदल दिया गया है, ठीक ना, 80 साल के बाद से, ठीक। करें एंड रिप्लेस्ड बाय
वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल, और एक ऐसे मतलब एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है जो सब लोगों को क्या देता है, सब लोगों को पहचानता है, उनके राइट्स को, उनके फ्रीडम को, मतलब उनके राइट्स मतलब उनके अधिकारों को जानता है, उनको स्वतंत्रता देना जानता है। ऐसे सिस्टम से उसे क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया है, ठीक ना, बदल दिया गया है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ये सिस्टम जो अभी एडॉप्ट किया गया है, ये सिस्टम किसी भी व्यक्ति को उनके स्किन के आधार पे, मतलब उनके चमड़े के आधार पे भेदभाव नहीं करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे गोरा हो चाहे काला हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबको एक समान रखता है या एक समान सम्मान देता है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यह जो दिन आया है, यह दिन इसलिए आया है क्योंकि अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, क्योंकि मेरे लोग जो थे यानी साउथ अफ्रीका के मेरे जो लोग रहे हैं, उन्होंने अनगिनत अथाह अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस किए हैं इसके लिए। अकल्पनीय का मतलब जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी स्वतंत्रता को पाने के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि पीपुल हु सफर एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके तकलीफों को, जिनके साहस को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना तो कभी चुकाया जा सकता है। काउंटेड मतलब गिना जाना और रिपेड का मतलब होता है चुकाया जाना। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें कभी भी हम ना उनके कष्ट को और ना उनके तकलीफों को और ना उनके संघर्षों को हम कभी चुका सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक ना। अब आगे देखिए, कह रहा है कि आई फेल्ट दैट दी, मुझे आज भी वो दिन याद है या आज भी मुझे वो चीज़ें महसूस होती हैं, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसा कि मुझे अन्य दिन भी याद होता है। मतलब कि उन दिनों जो चीज़ें थी जो महसूस होती थी, आज उन्हें मतलब आज भी मैं क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट हु हैड गॉन बिफोर मी। ऐसा लगता है कि जैसे मैं जितने भी अफ्रीकन पैट्रियोट का मतलब होता है अफ्रीकन जो देशभक्त थे, जितने भी लोग मारे गए या जो लोग सेक्रीफाइस कर गए अपने जीवन का, ऐसा लगता है जैसे मैं उन सब लोगों का एक जोड़ हूँ, एक सम हूँ। सम मतलब समझ रहे हो, सबका मिला जुला एक भाग हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अरे देखिए आगे कह रहा है कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। यानी कि जो लॉन्ग यानी कि वो जो लंबी लाइन थी पैट्रियोट देशभक्तों की, जो अभी कुछ समय पहले तक क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, मेरे आने से फिर से वो लाइन क्या हो गई है, एक बार शुरू हो गई है, ठीक है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और ना ही वो लोग यानी कि जो वीर शहीद या जो लोग अपने जीवन को त्याग करके चले गए, वो भी ये देख पाए कि उनके त्याग की बदौलत क्या मतलब हुआ है, ठीक ना। यानी कि उनका त्याग कौन सा रंग लाया है या क्या चीज़ें हुई हैं, ये वो लोग भी नहीं देख पाए। कौन लोग, जो लोग अपने जीवन का त्याग कर दिए, ठीक ना। आगे देखिए, द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो एपार्थाइड की पॉलिसी थी ना, एपार्थाइड मतलब रंग भेद नीति होता है, ठीक ना। कौन सा नीति होता है, रंग भेद, मतलब कलर के आधार पे भेदभाव करना। तो जो एपार्थाइड की पॉलिसी थी, ये मेरे देश के लोगों के ऊपर और मेरे देश के ऊपर बहुत ही गहरा और कभी ना मिटने वाला, नहीं बहुत लंबे समय तक चलने वाला घाव क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया है, घाव क्रिएट कर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोग इसको खत्म करने में क्या करेंगे, बहुत साल गुजारेंगे। इफ नॉट जनरेशन, यदि कई पीढ़ियां नहीं गुजरेंगी तो बहुत साल लगेंगे इस चीज को सुधारने में। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस प्रोफाउंड यानी उस गहरे घाव से बाहर आने में। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटेलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। किंतु इस तरीके का जब अत्याचार किया गया या ऐसा कष्ट जब लोगों को मिला, तो इसका एक अनइंटेंडेड, कभी ना सोचा जाने वाला या बिना सोची हुई एक और इफेक्ट इसका निकला। मतलब एक ऐसा इफेक्ट हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो इफेक्ट क्या था, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थम्बोस। और इसके कारण यानी उसी तकलीफ और उसी दुख के कारण ऐसे ऐसे महान लीडर हुए, ठीक ना, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका क्या हो गया, आज़ाद हो गया। जिसमें कौन कौन थे, ओलिवर थम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, ठीक है, द चीफ लुथिलुस,
द यूसुफ दादूश, द बार्ल फिशर्स, द रॉबर्ट सुकवेस ऑफ आवर टाइम। मतलब द लगा है, नाम है, जो फेमस नाम होते हैं उनके नाम के आगे द लगाया जा सकता है, ठीक ना। मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, यानी कि ऐसे इंसान जिनके पास अद्भुत अदम्य साहस था, विजडम बुद्धिमानी थी, एंड जेनरोसिटी और उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिनके जैसा शायद ही कभी कोई और आएगा, ठीक ना। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। कह रहा है कि शायद ये माना जाता है कि अगर इस तरह के कैरेक्टर के व्यक्ति को जन्म लेना है तो इस तरीके की तकलीफ़ों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा दुख जिस आदमी को होता है वही इंसान सबसे ज़्यादा काबिल होता है। अगर आपको दुख होता है, अगर इस समय तकलीफ हो रही है, तो बस ये समझिए कि ये तकलीफ ही नहीं बल्कि ये क्या है, आगे और सक्षम और सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस इंसान को तकलीफ नहीं है ना, वो मरे हुए के समान है। अगर तकलीफ है तो समझिए आप जिंदा हैं, तकलीफ नहीं है तो इसका मतलब कि वो इंसान मरे हुए के समान है। यानी कि मरा हुआ आदमी और जिस इंसान को तकलीफ नहीं है वो आगे, मतलब वो कभी आगे नहीं लाइफ में बढ़ सकता है, जिस तरीके से एक लाश होती है, ठीक है। वैसे ये कहते हैं कि जितना इंसान को तकलीफ मिलता है, जितना कष्ट मिलता है, उतना ही सक्सेस होने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक ना। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल एंड जम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कहते हैं कि मेरा देश जो है मिनरल्स में और जम्स में, मिनरल्स मतलब खनिज होता है और जम्स मतलब क्या होता है, मोती होता है, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अमीर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग धनी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में मिट्टी के नीचे बहुत सारे आपको सोना चांदी ये सब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक ना। और साउथ अफ्रीका में हीरे की खदानें पाई जाती हैं, ठीक है। कह रहा है कि बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। किंतु मैंने हमेशा से ये जाना है कि सबसे बड़ा जो धन है ना किसी देश के लिए, तो वहाँ के लोग हैं। क्या हैं? वहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी कि किसी भी डायमंड और किसी भी प्योरेस्ट, मतलब कोई भी धातु, कोई भी कीमती धातु, उससे भी ज़्यादा वो लोग जो वहाँ के निवासी हैं वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक ना। चलिए आखिरी स्टेंजा देखते हैं इस पार्ट का। कह रहा है इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहा है कि इन्हीं साथियों और इन्हीं दोस्तों की मदद से मैंने करेज का मतलब जाना। करेज मतलब साहस का मतलब मुझे पता चला, ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन मेन एंड वुमेन रिस्क देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने देखा, मैंने समय के साथ समय बदलते देखा कि जो आदमी थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उन्होंने अपने जीवन को एक आइडिया के लिए, यानी कि एक विचार के लिए अपने जीवन को त्याग करने के लिए वो लोग क्या हो गए, तत्पर हो गए। यानी कि अगर किसी इंसान को कोई काम अच्छा लगता हो तो भले उसके लिए उसे कोई भी कष्ट उठाना पड़े, वो काम वो करता ही करता है, ठीक ना। तो आया कहा कि आई हैव सीन मैन स्टैंड ऑफ द अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों को देखा कि वो लोग बिना टूटे टॉर्चर झेलते रहे, मतलब इतना अत्याचार उनके ऊपर हुआ कि बिना टूटे वो लोग क्या करते रहे, उस टॉर्चर, उस अत्याचार को झेलते रहे। शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कह रहा है कि उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखाया और ऐसी काबिलियत दिखाई, यानी कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया उसके बाद भी वो लोग टूटे नहीं। यानी इतना टॉर्चर जो कल्पना से भी परे था, मतलब इतना मारा गया, इतने तरह के अत्याचार किए गए, उसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और उससे मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर डर ना हो, यानी आपके अंदर डर ना हो इसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी हैं, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जो इंसान विजय पा लेता है उसको साहसी बोला जाता है, ठीक ना। कराए द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर आदमी वो नहीं होता है जिसे डर नहीं लगता है। बहादुर आदमी वो नहीं होता है जिसको डर नहीं लगता है, बट ही हु कन्क्वेयर दैट फियर, जबकि बहादुर आदमी वो होता है जो डर को क्या कर लेता है, जीत लेता है, डर को जीत लेता है। आगे देखिए कह रहा है कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कह रहा है कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जिसको उसके चमड़े के आधार पे, उसके स्किन के आधार पे क्या किया जा सके, नफरत किया जा सके। क्या किया जाए,
नफरत किया जाए, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड मतलब वो किस जाति से बिलोंग करता है या कैसा उसका वेशभूषा है, इसके आधार पे उससे नफरत किया जाए, और हिज रिलीजन या उसका धर्म कौन सा है, इसके आधार पर उसे क्या किया जाए, नफरत किया जाए। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। अब यहाँ पर एक बात सिखाई जा रही है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कह रहा है पीपुल मस्ट लर्न हेट, यानी कि लोगों को घृणा करनी सीखनी चाहिए, यानी लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, ठीक ना। देखो क्या कर रहा है कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। यानी कि जो इंसान नफरत करना सीख जाता है उसे प्यार करना भी क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो प्यार होता है वो किसी भी इंसान के दिल में या किसी भी इंसान के लिए ज्यादा जल्दी आ जाता है नफरत के बजाय। यानी कि अगर कोई इंसान नफरत करता है किसी से और उसे आप उस नफरत को प्यार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो जल्द ही क्या हो जाएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। किसी इंसान को अगर हम प्यार से कोई बात कहते हैं तो वो आपकी बात ज्यादा जल्दी सुन सकता है, ठीक ना। आगे बता रहा है कि इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहां तक कि सबसे विपत्ति वाले समय में जब हम लोग जेल में वो समय गुजार रहे थे, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, तो मैंने एक गार्ड के अंदर, एक गार्ड मतलब जो प्रिजन था, जो जेल था उसमें एक गार्ड था, उसके अंदर मैंने हल्की सी झलक देखी थी, किस चीज की, ह्यूमैनिटी की, मानवता की, नहीं हल्की सी झलक देखी थी, एक मिनट आगे बताते हैं, हल्की सी झलक देखी थी, ठीक है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हो सकता है कि एक सेकेंड के लिए ही वो आया हो, बट इट वॉज एनफ टू रिजर्व मी एंड कीप मी गोइंग, किंतु उतना काफी था मुझे क्या करने के लिए, एक साहस अचीव करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ते रहने के लिए, ठीक ना। कह रहा है कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यहाँ पे बताया गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मैंस गुडनेस यानी इंसान की अच्छाई जो होती है वो एक फ्लेम के जैसी होती है, एक ज्वाला के जैसी होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है और ना कभी खत्म किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अच्छे हैं तो आपको कुछ समय के लिए चुप तो कराया जा सकता है, लेकिन आपकी अच्छाई कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं की जा सकती है। एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।